नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी राउंड अप में स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन बात करेंगे सरसों की, क्योंकि इस साल सरसों कम नहीं पड़ेगी। जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक सरसों की सोइंग में 5% का इजाफा हुआ है। कितना असर पड़ेगा, क्या प्रोडक्शन रह सकती है, प्राइसेस के ट्रेंड, इन सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे सोने की भी, जहां पर लगातार हम एक दायरे में सुस्ती के साथ ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। 62,400 के नीचे सोना कारोबार कर रहा है। क्या ये खरीदारी का मौका है या कोई और रणनीति आपकी होनी चाहिए? बात करेंगे कच्चे तेल की भी, जो कि लगातार एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। क्या इसी दायरे में रहेगा या फिर दायरा आगे जाते हुए टूटता हुआ दिखाई देगा? क्या इंडिकेट कर रहे हैं फंडामेंटल्स? इस सब पर हम फोकस करेंगे। और हमारे साथ हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छत्तर, प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सुमानी, साथ ही chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सरसों की, क्योंकि जो ताज़ा नंबर सामने आए हैं उसके मुताबिक 1 फरवरी तक जो सरसों की बुआई है वो 5% बढ़ी है और 100.39 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। पिछले साल जो ये आंकड़ा था वो 95.76 लाख हेक्टेयर का था। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कितनी बुआई बढ़ी है, किन रीजन्स में ये बुआई बढ़ती हुई दिखाई दी है? जो बिजाई के आंकड़े 100 लाख टन के आपने बताए हैं, 100 लाख हेक्टेयर के, वो राइट है, क्योंकि बिजाई हमेशा गवर्नमेंट की ही मानी जाती है और गवर्नमेंट ने डेटा जो लिए हैं वो राइट है। लेकिन इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि राजस्थान में बिजाई घटी है, गुजरात में बिजाई घटी है, यूपी में बिजाई बढ़ी है। लेकिन कुल मिला के लास्ट ईयर से 5 लाख हेक्टेयर सोइंग ज्यादा हुई है और आने वाली क्रॉप जो लास्ट ईयर 115 लाख टन थी, जो वेदर अभी साथ दे रहा है, जो अभी बारिश हुई है, मुझे लगता है 125 लाख टन के आसपास क्रॉप आनी चाहिए, नई सरसों। ओके ओके 125 लाख टन तक नई सरसों आनी चाहिए फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। अच्छा, जो राजस्थान और गुजरात का आपने जिक्र किया, ये तो की सोइंग स्टेट्स हैं सरसों के लिए, यहाँ पर बुआई क्यों घटती हुई दिखी है? किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिला। यूपी में भी क्या है, आलू को छोड़ के किसानों ने मस्टर्ड कैश क्रॉप होती है, तो यूपी में इसलिए सोइंग थोड़ी बड़ी है। किसानों को लास्ट ईयर उनका दाम नहीं मिला। लास्ट ईयर एमएसपी थी 5,450, मंडियों के भाव पूरे साल 5,000 के आसपास में रहे और नाफेड ने 11% के करीब माल तुलवाया था। करीब 11 लाख टन माल के आसपास नाफेड को माल तुला था। बाकी माल किसानों को 5,000 रुपए में बेचना पड़ा। इस साल एमएसपी है 5,650। अभी देश में 70,000 बोरी नई सरसों की आमदनी शुरू हो गई है और भाव 4400 से 4500 रुपए बिक रही है, यानी कि एमएसपी से 20% कम बिक रही है सरसों। इस वजह से यहाँ पे राजस्थान में और गुजरात में बिजाई नहीं बढ़ पाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि नई आवक हम कब से एक्सपेक्ट करें आना? फरवरी एंड से आना शुरू हो जाएगी क्या? और तब फिर भाव किस दायरे में रह सकते हैं? 15 फरवरी के आसपास देश में 5 लाख बोरी की आमदनी चालू हो जाएगी, 15 से 20 फरवरी के आसपास। और भाव का लेवल जो अभी जयपुर का भाव आज 5500 से 5600 रुपए है और मंडी का भाव जो 4500-4600 रुपया है, इसमें जयपुर का भाव 5200 रुपए 5300 रुपए तक आगे जाके बन सकता है। फरवरी में नहीं, लेकिन मार्च में देखने को मिलेगा आपको। नीचे का लेवल मार्च में देखने को मिलेगा। जितने भी इम्पोर्ट ऑयल है वो सब सरसों तेल से 10 से 15 रुपए किलो नीचे चल रहे हैं। तो सीजन पे सरसों तेल को ऊपर रखने में तकलीफ आएगी जब तक कि कोई गवर्नमेंट का बड़ा डिसीजन इसके फेवर में नहीं होवे। और वो डिसीजन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कदम उठा सकती है सरकार? क्योंकि देखिए, सरकार ने लगातार ये कहा है कि वो किसानों को प्रोत्साहित करना चाहती हैं, लेकिन आपने खुद जैसे मेंशन किया, राजस्थान हो गुजरात हो, एमएसपी के नीचे भाव है, किसान डिस्करेज होते हैं सोइंग के लिए और वहां पर इसलिए बुआई घटती हुई दिखाई दी है। क्या कदम उठाने चाहिए या उठ सकते हैं? तो वो 3 कदम है। उपभोक्ता के लिए सरकार ने सबसे अच्छा कदम उठाया है। 31 मार्च 2025 तक ड्यूटी नहीं बढ़ेगी, ये काम कर दिया। अब दूसरा है वो आपका किसान के लिए। तो किसान के लिए एक तो आयातित तेलों पे अंकुश लगाया जाए और दूसरा जो सोया डीओसी और मस्टर्ड डीओसी एक्सपोर्ट होती है उस पर 20% का इंसेंटिव दिया जाए। यदि गवर्नमेंट इनमें से एक भी काम अगर कर लेती है, 20% का इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट दे देती है, तो मुझे लगता है मस्टर्ड और सोया दोनों एमएसपी के आसपास बिक जाएगी और आने वाले साल में बिजाई भी अच्छी होगी। अभी हालात ये है कि जो हम जिस चीज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं खाद्य तेलों का, और वो चीज का फिजिकल माल यहाँ पे रखा हुआ है, पुराना स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है। 17 लाख टन सरसों पड़ी है, 90 लाख टन सोयाबीन पड़ा है, 125 लाख टन फिर सरसों तैयार है। तो क्रैशिंग नहीं हो पा रही है ड्यू टू इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है। तो इम्पोर्ट को अगर नहीं रोक सकते हैं तो एक्सपोर्ट पे सोया इंसेंटिव, सोया पे और मस्टर्ड पे 20% का इंसेंटिव देना चाहिए सरकार को। हम्म
लेकिन अनिल जी, अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट पे तो हमने थोड़ा सा असर आते हुए देखा है, और हाल फिलहाल में हमारी जो भी बातचीत हुई है, अनुमान तो ये जताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स थोड़े से सुस्त ही रहेंगे। एक्सपोर्ट्स फिलहाल कैसे दिखाई दे रहे हैं, और क्या आपका व्यू है आगे के लिए एक्सपोर्ट नंबर्स पर, कंसीडरिंग जिस तरीके की डिमांड रहेगी? नहीं, एक्सपोर्ट नो डाउट अगर इंसेंटिव देते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना भी है कि एक्सपोर्ट हर चीज होनी चाहिए और कि उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। तो अगर आप 20% का इंसेंटिव देते हैं तो दूसरे देशों से हम कंपटीशन करने में मजबूत रहेंगे और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और 15 से 20% भी यदि एक्सपोर्ट बढ़ गया तो आप मान के चलो किसानों को दाम मिल जाएंगे, लोकल इंडस्ट्री चल जाएगी और उपभोक्ता को तेल भी अवेलेबल हो जाएगा, लोकल तेल भी अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना करे तो ये 4600 की एमएसपी वाली सोयाबीन 4200 बिक रही है, 5650 की एमएसपी वाली सरसों 4600 बिक रही है। इसके लिए जल्दी से जल्दी सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि एक क्रॉप रेडी खड़ी है, 15 से 20 दिन में आपको मंडियों में भरपूर क्रॉप नजर आएगी। तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान सरकार को जरूर ढूंढना चाहिए और करना चाहिए आपके माध्यम से। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे अनिल जी। सरसों के भाव की तो आपने बात की, लेकिन सोयाबीन या बाकी तेलों की बात करें तो भाव को लेकर क्या राय है आपकी? आपने कहा कि सोयाबीन के भाव पर भी असर दिखाई देगा, कितना नीचे आ सकते हैं भाव? देखो, अभी सरसों तेल का भाव 102 रुपए किलो है, सोया का भाव 87 रुपए किलो है, पाम का भाव 77 है, सनफ्लावर का भाव 83 है। तो मुझे लगता है कि बाकी तेलों में टूटने की जगह नहीं है, जो विदेशी तेल है सरसों तेल में टूटने की जगह है। सरसों का तेल का भाव जो है वो 90 से 95 रुपए किलो मार्च में देखने को मिलना चाहिए। इसमें 5 से 7 रुपए किलो की मद्दी आ सकती है आवक बढ़ने पर। जी ओके ओके जी ओके जी जी। चलिए, शुक्रिया अनिल जी अपने व्यूज़ देने के लिए। तो यहाँ से 5 से 7 रुपए प्रति किलो भाव मार्च तक कम हो सकते हैं सरसों के, क्योंकि 125 लाख टन तक टोटल प्रोडक्शन रहने की अनुमान जताया जा रहा है। और अगर हम स्विंग की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 5% स्विंग बढ़ी है, डिस्पाइट कि राजस्थान हो या गुजरात हो, वहाँ पर स्विंग कम रही है, क्योंकि फार्मर्स ने बोइंग जो स्विंग है वो कम की है भाव अच्छा ना मिलने की वजह से। लेकिन सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है इंपोर्ट्स को डिस्करेज और एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए। लेकिन हमारे साथ दिनेश सुमानी, विकास वगैरह भी बने हुए हैं। दिनेश जी, पहले तो आप बताइए, एडिबल ऑयल पैक आप कैसे देखते हैं इस पूरे ही स्पेस को, और क्या राय है प्राइसेस पर? जी बिल्कुल, जैसे अनिल जी ने कहा है कि गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्टेप जरूर लेनी चाहिए। अंतिम उपभोक्ता के लिए उन्होंने ड्यूटी स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए जो है वो एमएसपी पे खरीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई इंसेंटिव जरूर ट्रेडर कम्युनिटी को भी देना चाहिए ताकि उनको भी अपलिफ्टमेंट मिले। लेकिन मुझे हाल फिलहाल ये देखते हुए लगता है कि सरसों में तो अभी हाल फिलहाल की तेज नजर नहीं आती है। और इंटरनेशनल मार्केट देखते हुए मुझे ना सोयाबीन ना तेल में ऐसी कोई बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। हालांकि प्राइजेस इसी लेवल पर स्टेबलाइज हो सकती है। और इनफैक्ट इसी तरीके का हाल हम बाकी एग्री कमोडिटीज़ में ही देख रहे हैं। फिर चाहे वो स्पाइसेस ही क्यों ना हो, यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल देखने के बाद अब जो भाव हैं वो थोड़े से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, या फिर कहीं एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या राय है आपकी पूरे ही स्पाइसेस पैक पर, स्पेशली टर्मरिक पर, जहाँ पर स्ट्रेंथ तो दिखी है लेकिन अगेन तेजी के बाद छोटी मोटी हम प्रॉफिट टेकिंग भी देखते हैं, फिर शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट मिलता है रिड्यूस सप्लाईज की वजह से। क्या व्यू है पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर? जी बिल्कुल, दीपाली जी, मुझे जैसे लगता है कि जीरा और धनिया एक रेंज बाउंड एक्टिव में ट्रेड कर रहा है। मतलब मुझे लगता है 26,000 का जीरा एक बेस लाइन बना रहा है और अपसाइड में मुझे लगता है 27,500 29,000 ये लेवल छू कर दोबारा इसी लेवल पर दोबारा आ रहा है। अगर हम धनिया की भी बात करते हैं तो 7700 का धनिया एक बेस लाइन बना रहा है, दोबारा 80 अगर जाता है 8,000 8,100 तो वहां पर दोबारा बिकवाली का प्रेशर बन रहा है। तो ये दोनों जो स्पाइसेस है मुझे रेंज बाउंड ट्रेडर के लिए एक अच्छा मौका रहेगा बोथ साइड ट्रेड करने का। लेकिन हल्दी का अगर मैं पैक कहूं तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। 1-2%, एक दो बार 6% के अपर सर्किट लगते हैं और साइमल्टेनियसली 6% का लोअर सर्किट भी लगता है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है रिटेलर ट्रेडर ने थोड़ा बहुत कॉशियस इसमें होना चाहिए। लेकिन इसके फंडामेंटल इतने मजबूत है, मुझे लगता है आज भी अगर 15,520 15,530 के आसपास अप्रैल का वायदा मिलता है तो मुझे लगता है एक बार खरीदारी का फिर से मौका मिलेगा। दोबारा 16,150 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दीपाली जी, 16,450 का एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है हल्दी में। अगर ये लेवल क्रॉस होकर बंद होता है तो मुझे लगता है न्यू हाई हमें बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। ओके, तो टर्मरिक और पर नजर रहेगी
और ये रेंज में तो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ भी दिखाई है टर्मरिक ने अगर बाकी स्पाइसेस के मुकाबले कंपेयर करें। क्विकली एक राय ग्वार पैक पर भी ले लेते हैं, उसके बाद विकास के ट्रेड्स भी लेंगे। ग्वार पैक पर दिनेश जी क्या राय है आपकी? यहाँ भी हमने एक रेंज में ही कारोबार होते हुए देखा है, कुछ पैसा तो बना नहीं है यहाँ पर ट्रेडर्स का, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो। आप क्या राय है यहाँ से? से निरंतर वीकनेस इसमें कंटिन्यू होती जा रही है। जो सपोर्ट जोन है वो बार बार रीच कर रहा है और रेजिस्टेंस जो लेवल है इंटैक्ट है। मुझे अभी लगता है कि 5240 एक बहुत बड़ा इसका सपोर्ट जोन है। 5240 अगर ये ब्रीच करता है तो उसमें फिर फ्रेश बिकवाली का एक दायरा बनेगा। मुझे लगता है अपसाइड में जब तक ये 5440 5450 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता, इसमें तेजी की संभावना कम नजर आती है। अतिथिगण, देवी और सज्जनों, इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है। गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया से यहां आने वाले पर्यटक यहां की सुंदरता और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। गोवा आज वो राज्य भी है जो विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। इसलिए आज जब हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए गोवा बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मुझे विश्वास है इस समिट में आए सभी विदेशी मेहमान अपने साथ गोवा की लाइफ टाइम मेमोरी लेकर जाएंगे। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। ये दर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उससे भी बहुत अधिक है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एनर्जी सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण, स्वाभाविक रूप से उसका महात्म्य बढ़ रहा है। साथियों, भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े
ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। आज भारत में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में ईवीज की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2045 तक 2 गुनी हो जाएगी। यानी आज अगर हमें हर रोज 19 मिलियन बैरल्स के आसपास तेल की जरूरत होती है, तो वो 2045 तक 38 मिलियन बैरल्स तक पहुंच जाएगी। साथियों, भविष्य की इन जरूरतों को देखते हुए, इस बात को समझते हुए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड के बीच भारत देश के हर कोने में एफोर्डेबल एनर्जी को भी इंश्योर कर रहा है। भारत ऐसा देश है जहां अनेक ग्लोबल फैक्टर्स के बाद भी बीते 2 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। इसके अलावा भारत ने 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बिजली को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है। और ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व के मंच पर एनर्जी सेक्टर में इतना आगे बढ़ रहा है। भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। साथियों, आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है, उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। इस बड़ी राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा, सभी को एनर्जी की जरूरत होगी। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है। हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है।
आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और अब बात करेंगे द ग्रोथ समिट की। दरअसल 5 शहर 50 से ज्यादा शानदार वक्ता सीएनबीसी टीवी 18 द ग्रोथ समिट का मंच मेगा इवेंट के लिए तैयार है, जिसमें उद्योग जगत के जाने माने और दूरदर्शी नीति निर्माताओं के साथ होगा विचारों का आदान प्रदान, जिसमें देश के लिए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को साधने में समावेश, स्थिरता और निवेश के साथ साथ भारत का विकास की गाथा के अगले पन्ने पलटे जाएंगे। तो जरूर देखिए सीएनबीसी टीवी 18 पर द ग्रोथ समिट विजन फॉर अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 8 फरवरी मुंबई से शाम 5:15 पर। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।